नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण। श्री कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ हुआ 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज। पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं होगी बंद, लेकिन बिना बजटीय प्रावधान के घोषित योजनाओं की समीक्षा करेगी समिति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगा आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश। सभी राजकीय कार्यालय दोपहर 2 बजे तक रहेंगे बंद। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल ने विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना का सदन के सभी सदस्यों को वाचन करवाया और बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को पढ़कर सुनाया। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिरी समय में बिना बजटीय प्रावधानों के उनका आनन फानन में घोषित की गई योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बजटीय प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन के उपरांत ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर ठोस एवं व्यावहारिक रूप में जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जाएगा। इससे लोकतंत्र का असली उद्देश्य जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवा कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि इस साल पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई गई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया। इससे राज्य सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाने और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया जाएगा। राज्यपाल ने आज विधानसभा में इसका जिक्र किया। प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। रसोई में अब श्री अन्न यानी मिलेट को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। साथ ही खाद्य पदार्थों की मात्रा अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में अब मिलेट श्री अन्न को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल सकेगा।
राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ERCP की DPR तैयार की गई थी। सरकार ERCP को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर तुरंत गति से किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ERCP की DPR तैयार की गई थी। हमारी सरकार ERCP को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड पर त्वरित गति से किया जाएगा। अब राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ERCP के संबंध में MOU कर परियोजना को शीघ्र अतिशीघ्र मूर्त रूप दिया जाना आसान होगा। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ लागू किया जाएगा। राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्ती से रोकेगी। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि राजस्थान को महिलाओं के लिए देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को पूरी मजबूती और मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे। राज्यपाल ने विधानसभा में कहा है कि राजस्थान की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 30% है। हमारे किसान अन्नदाता है, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर अब 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल साबित होगा। राजस्थान की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप लोग अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दुगना कर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर 22 जनवरी को राज्य में दोपहर 2 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में उत्सव के साथ मनाई जाएगी। इसे देखते हुए 22 जनवरी 2024 को राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थाओं में दोपहर 2 बजे तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे कि कर्मचारियों को उत्सव में भाग लेने में सुविधा हो सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने स्वास्थ्य भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा 100 दिवसीय कार्य योजना और प्रधानमंत्री जन मन कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य सीमा में पूरे किए जाएं और उन्होंने कहा कि आम जन को निचले स्तर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मिशन मोड में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना का उद्देश्य है कि प्रदेशवासियों को समयबद्ध रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो। इस कार्य योजना में शामिल किए गए बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही नहीं हो। इस मौके पर ACS ने चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस की सुविधा को और कारगर बनाने पर जोर दिया ताकि किसी भी रोगी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आज जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों को समर्थन करने पहुंचे शहीद स्मारक सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की किसी योजना को बंद नहीं करेंगे।
मगर अब जिस तरीके से राजीव गांधी नाम को लेकर इन युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, ये गलत है। इनमें कहीं महिला है और कहीं युवा जो 8 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें से कईयों की तो तबीयत भी खराब हो चुकी है। आज भी 2 महिला यहाँ बेहोश हो गई, उनको अस्पताल में ले जाया गया। या 5000 शिक्षित युवा कहाँ जाएंगे? मेरी सरकार से विनती है कि आप नाम परिवर्तन कर इनको इनकी नौकरी वापस दे दें। किसी एक नाम से आपको परहेज है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, टर्म्स कंडीशंस बदलना चाहते हैं, कुछ प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं, उन सब के लिए चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोज़गार ऑलरेडी मिला हुआ है, उनसे आप रोज़गार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को ख़त्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना कर इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। सर, विपक्ष में जब बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं का मुद्दा बनाया गया था, विपक्ष में जबरदस्त मुद्दा बनाया गया था। हाल फिलहाल जो महिलाएं हैं बढ़ती सड़कों पर हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछों की तबीयत भी ख़राब हुई है, सर्दी का मौसम है। तो अगर नौजवान कुछ बात कह रहे हो और बात वाजिब है कि बेवजह उनको सरकार बदलते ही आप नौकरियां ख़त्म कर दें, तो कारण तो हो ना। क्या कारण हो सकता है? अगर आप नौकरी और नहीं बढ़ा सकते, आप 2 का 4 नहीं कर सकते, तो जिनको नौकरी दे रखी थी उनको बिना वजह बिना कारण बताए, और कोई कारण भी नहीं है, सिर्फ टर्मिनेशन का नोटिस आया, ऐसे बताया ना आप सब लोगों ने मेरे को। तो ये तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है और ये एक अच्छा संकेत नहीं नौजवानों के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ सरकार से कि नई सरकार बनी है, जनता का जनादेश मिला है, तो नौजवानों को और अवसर मिलते हैं और रोज़गार के उनको साधन ढूंढने को मिलते हैं। लेकिन अब जो उनको ऑलरेडी नौकरी पर रखा गया था उनको एकदम हटा देना, ये तो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मुझे कार्रवाई लगती है। राजीव गांधी युवा मित्र नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा। इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो छोटी बात दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है। और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे, उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए। इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए। कांग्रेस के चहेतों ने था कि पिछली योजनाएं हैं उनको बहाली की जाएगी। नहीं, तो ये तो सरकार ने, जब सरकार गठन हुआ तो उन्होंने कहा था हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। तो अब नाम बदल रहे हैं अलग बात है, लेकिन इन नौजवानों की क्या गलती है? इन्होंने क्या काम ऐसा किया है जो उनको आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं? क्या बड़ा गलत है भाई। मैं तो इस मुद्दे को सदन क्या, तो हम तो हर जगह मुद्दे को उठाएंगे। पूरा प्रदेश जानता है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमने हमेशा बात रखी है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। ये ऐसे मुद्दे हैं, इस पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बीजेपी सरकार थी तो उसका नाम था युवा विकास प्रेरक, और अब जब आपकी सरकार आई तो बदल दिया गया। मैंने कहा ना, मैंने जवाब दिया उसके बारे में। सर, लोकसभा चुनाव में मुद्दा काम करेगा। इस धरने में शामिल होने के लिए आया हूँ। बड़ा दुख का विषय है, कितने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होनी चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाए, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे।
अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए, तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।